मीनू जी, चंद्रकांत, चंद्रशेखर जी, बिहारी बाबू जी। अच्छा नाम है बिहारी बाबू जी। आप सबको हाय नमस्कार। थोड़ा और वेट करेंगे ताकि हमारे और भी लोग हमसे जुड़ सकें और हम लोग सबके साथ बातचीत शुरू कर सकें। तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को ऐसे मिले हुए, है ना? अगर यस सर। आप तो हमेशा कहते हैं आया कीजिए, काफ़ी लोग कहते हैं आया कीजिए। हाय शौर्य राज भी आ चुके हैं। हाय शौर्य राज। ये सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आऊँ, लेकिन मतलब मुझे लगता है लाइव आने के लिए कुछ पर्पस भी होना चाहिए। मैं आकर के किस टॉपिक पे बात करूँ, और ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि जब कोई नॉवेल आता है तो उसके बाद मैं लाइव आ जाया करूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। अभी सोमनाथ का जो नॉवेल था उसके बाद मैं सोच रही थी कि लाइव आऊँ और आप लोगों से बातें करूँ, क्योंकि नॉवेल पर कुछ डिस्कशन कर सकते थे। एंड सोमनाथ बहुत ही अच्छा नॉवेल है जिस पर कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मैं नहीं कर पाई मैनेज। हाय शौर्य राज मेरा बेटा है और वो दूसरे कमरे से ऑनलाइन है। अच्छा लगता है जब आपका बच्चा भी आपको सपोर्ट करता है, तो थैंक यू शौर्या। हाँ पापा भी आ गए हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बताया। मेरे डैड आ गए हैं। हाँ मेरे पापा मम्मी भी आएंगे, सभी लोग ज्वाइन होंगे। हाय किरण जी एंड हाय नरेश जी। हाय, कैसे हैं आप लोग सब? अपना हाल मुझे चैट के थ्रू ही बताइए, क्योंकि मैं अकेले ही बोल रही होती हूँ। तो कई बार मुझे ये भी नहीं समझता कि लाइव में आऊँ तो किस टॉपिक पे बातें करूँ। मतलब कुछ बात अकेले ही बोलना पड़ता है मोस्टली। अब आपके द्वारा कुछ जो इनपुट मिलता है उसके थ्रू मुझे कुछ कुछ टॉपिक मिलते रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई कोई टॉपिक मुझे मिलता रहे तो अच्छा है। कुलसुम जी आ गई हैं। हाय कुलसुम जी, कैसी हैं आप? राज विद्यार्थी जी आ गए हैं। हेलो राज विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप? यहाँ बारिश खूब है मुंबई में। जी सर, बारिश तो हर जगह है। मैं अभी बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर का ये हाल है कि यहाँ पर बारिश तो होती ही है, दिन में एक बार भी हो जाती है, कई मतलब दिन में एक बार होती ही होती है। लेकिन यहाँ की जो हवा है वो बड़ी मज़ेदार है। हवा बहुत चलती है यहाँ। मतलब मैं तो इसे विंड सिटी भी कह सकती हूँ, क्योंकि इतनी हवा चलती है कि मीन्स मेरे घर में एक बालकनी है, वहाँ मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। मुझे समहाउ ठंडी ज़्यादा लगती है। और हाय स्वाति जी, कैसे हैं आप? पुणे में भी बारिश हो रही है। जी हाँ, हर जगह बारिश हो रही है। और आजकल मैं न्यूज़ देखती हूँ तो उसमें दिखता है कि हर जगह बाढ़ आ रहा है, और ये तरह तरह का जो लोगों के साथ एक्सीडेंट हो रहा है। अभी मुंबई पुणे हाईवे का भी मैंने सुना। तो देखिए, हम अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और अब हमें जाग जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं जिससे कि हमें अब सचेत होना चाहिए कि अब हम और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ठीक है, मतलब चीज़ें करें लेकिन प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाते हुए करें तो अच्छा है। और हम सब भी कोशिश करें कि थोड़ा बहुत जो भी पेड़ पौधा घर में हो, आसपास हो, जो बीज बीज हम खाते हैं कहीं गिरा दें, ताकि कुछ पेड़ तो निकलें। और पेड़ तो खैर थे ही पहले, लेकिन अब कटते जा रहे हैं और उसका नतीजा हम सभी भुगत रहे हैं। क्योंकि सभी लोग कहते हैं ना कि कभी गर्मी से परेशान, कभी बारिश से तबाह, और कभी जाड़े से परेशान। शिकायतें बहुत हैं आदमी की ज़िंदगी में। तो ये शिकायतों को झेलने का ना अब हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो हमें वो सारी चीज़ें जो रिटर्न में आ रही हैं ना उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कि आप देख ही रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। विंड सिटी। हाँ विंड सिटी ही है बैंगलोर, बहुत हवा चलती है।
अगर आप में से कोई मेरे इंस्टा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ मैं कहानियाँ नहीं कहती हूँ, वो थोड़ा अलग प्रोफाइल है। तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है ओल्ड सॉन्ग्स वाइब्स विद शौर्या। मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप में से कोई वहाँ जुड़े हुए हों तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि इन हवाओं के मतलब 100 वीडियोज़ उस पर होंगे। जो तेज़ हवाएं चलती हैं ना, उसके ऊपर मैं गाने चलाते रहती हूँ। तो आप कभी जाएंगे तो देखिएगा इंस्टाग्राम के मेरे पेज पे, वहाँ जाके आप बैंगलोर की पूरा जो नेचर है ना, वो सारा चीज़ देख सकते हैं। माधव जी कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर बात कीजिए आप अपने चैनल पर। जी माधव जी। किरण जी भी आ गई हैं, मैं ग्वालियर से हूँ। हाय किरण जी। राज विद्यार्थी कह रहे हैं यू आर राइट मैम, वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ आवर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंकित जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब 1 साल बाद आप आई हैं। फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इन अ ईयर कीजिए। हाँ, एक ही बार में साल में कर पा रही हूँ मैनेज, बट मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा बढ़ाऊँ इन चीज़ों को। और क्योंकि इंटरेक्शन हो जाती है, बातें हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कमेंट के आंसर में नहीं बोल पाती हूँ ना, मुझे सामने से एक्सप्लेन करने से बहुत सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं, अभी और भी लोग जुड़ जाएं तो मैं वो उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कहानियों के बारे में, अपने सजेशंस देते हैं। मैं बहुत सारी कहानियाँ नहीं बोल पाती हूँ, उसके पीछे जो वजह है वो मैं डिस्कस करूँगी। थोड़े और लोग आ जाते हैं क्योंकि सबके मन में जो शंका है ना, वो दूर हो जाएगी। बहुत लोगों को लगता है मेरी कहानियाँ आप नहीं बोलते हैं, मेरे द्वारा सजेस्ट की भी कहानियाँ नहीं बोलते हैं। उसके पीछे की जो मजबूरी है ना, वो हम यूट्यूबर्स की जो मजबूरी है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़े और लोग जुड़ जाएंगे, फिर उस पर बातें करूँगी। मैं अगर भूल गई तो मुझे प्लीज़ आप में से कोई याद दिला दीजिएगा। क्लाइमेट चेंज की बात करने बोले हैं माधव जी। क्लाइमेट चेंज की तो बात हम सभी करते हैं, और आजकल तो इतने सारे इन्फॉर्मेशंस भी आ रहे हैं हर जगह से कि हमें क्लाइमेट सेव करना है, सेव करना है, सेव करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि बोलता तो सबको ही है, बट उसके लिए हम कदम उठाते हैं क्या? हम मीन्स हम लोग वो जो पहले हरे भरे जंगल थे ना, वो हटा करके अब कंक्रीट जंगल का निर्माण कर रहे हैं। हर जगह कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, हरियाली ही नहीं है, ग्रीनरी ही नहीं है। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि समय पर बारिश हो, समय पर खेती हो? नहीं कर पाते ना, हम नहीं कर सकते हैं। किसानों की हालत सोचिए इसमें क्या होगी। जो किसान हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं। हमारे हमारे जो सपने हैं, हमारे जो अरमान हैं, जो 2-3 BHK में रहने का, उस कारण से हमारे जो 80% जो आबादी है ना, जो गांव में जो खेतियां करती हैं, वो सब सफ़र कर रहे हैं। पूनम जी आ गई हैं। हाय पूनम जी। हाय दी। मैं नेक्स्ट मीट में विल डू ओल्ड सॉन्ग का कैरोके। मेरा फेवरेट चीज़ है ये ओल्ड सॉन्ग का कैरोके। गाती भले अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कैरोके वगैरह करने में मुझे मज़ा आता है। कुलसुम जी कह रही हैं आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। मैं आपके इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ा हुआ हूँ, आपने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया है। थैंक यू राज विद्यार्थी जी, थैंक यू सो मच। हर्षराज सिंह आ गए हैं। हाय हर्षराज सिंह। आप इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं बताइए। देखिए खूबसूरती का कोई खूबसूरत नहीं होता, जो देखने वाले की आंखें होती हैं ना, वही खूबसूरत होती हैं, और कुछ खूबसूरत नहीं होता इस दुनिया में। मीनू जी कह रही हैं आपके इंस्टाग्राम पेज पे बहुत खूबसूरत वीडियोस देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच मीनू जी। एक्स नेम सतीश से पापा बोल रहे हैं। हाय श्वेता, गुड टॉपिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। हाँ पापा, और हम लोग तो एज ए फैमिली हम लोग कितना इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। आपने ही हम लोगों को सिखाया है। भले ही छोटा सा घर हो, छोटी सी बालकनी हो, लेकिन कुछ पौधे हम हमेशा अपने घर में रखते हैं। और वो जो पौधों से जो हम लोगों को एक तरह का मोटिवेशन ही है पौधा, और उससे जो फ्रेशनेस आता है, और एक लाइव चीज़ आप अपने घर में देख रहे हैं। एक चीज़ को पलते बढ़ते, छोटे से बड़े होते, एक एक पत्तियाँ जो निकलती है, उसकी जो खुशी होती है ना, वो जो लगाता है वो उसको ही खुशी मिलती है। दूसरे जो देखते हैं ना, देखने वाले को उतनी खुशी नहीं मिलती। इसलिए हर किसी को एक प्लांट अपने घर से ज़रूर, अपने हाथों से ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में। अंकित जी कह रहे हैं श्वेता जी मैं इससे पढ़ रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं बहुत दूर हो जा रहा है, पढ़ नहीं पा रही हूँ।
श्वेता जी, मैं आपको 3 ईयर से सुन रहा हूँ, आपको सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच अंकित जी, आप लोग सुन रहे हैं इसीलिए मैं आज इस मकाम पर पहुँची हूँ। और आज की मीटिंग का पर्पस ही यही है कि मुझे धन्यवाद कहना है। थोड़े और लोगों के जुड़ने का मैं इंतज़ार करूँगी और उसके बाद मैं उस टॉपिक पर भी आऊँगी। आर्ट्स हब, हेलो आर्ट हब जी। दोस्त हेलो फ्रॉम हिमाचल, हाय, बहुत अच्छी जगह से आप हैं। हिमाचल तो लोग घूमने जाते हैं और आप वहाँ रह रहे हैं, ब्लेस्ड हैं आप। वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज़, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आप बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। थैंक यू सो मच मीनू जी। वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज़, आपकी भी कहानियाँ मैंने बहुत बार सुनी हैं और बहुत अच्छी होती हैं आपकी कहानियाँ। आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा है। मैं अपने दर्शकों से भी बोलूँगी कि अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी है, तो आप वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज़ पे भी सुन सकती हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, बहुत मेहनती हैं ये भी। अनसुनी कहानियाँ, अरे वाह! अच्छा, ये आपके अगर चैनल का नाम है तो बहुत अच्छा नाम है। मैम मैं हर्षपाल, अच्छा हर्षपाल जी, जिसकी आपने कहानियाँ सुनी हैं, सुनाई हैं पर चैनल पर, हाँ, हर्षपाल जी की कहानियाँ मेरे चैनल पर मैंने पढ़ी हैं। हर्षपाल जी मुझे अपनी कहानियाँ भेजते रहते हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ आप भी लिखते हैं हर्षपाल जी। इसी तरह लिखते रहा कीजिए और मैं सजेस्ट करूँगी मेरे जितने भी यूट्यूब परिवार के जितने मेंबर्स हैं वो भी अगर कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएटिविटी हो, कहानियाँ, कविताएँ, पोइट्रीज़ कुछ भी अगर लिखते हो और आप चाहते हो कि मेरे चैनल पर आपको फीचर होना है, आप अपने फ़ोटोग्राफ्स के साथ मुझे भेज दीजिए। मैं उसे ज़रूर सब्सक्राइबर्स कॉर्नर नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरा, उस पर ज़रूर आपको लाऊँगी और आपकी कहानियों को लाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे इतने सारे राइटर्स हैं, मैं पुराने पुराने राइटर्स के जो क्लासिक राइटर्स हैं उनकी कहानियाँ पढ़ती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो नए हमारे राइटर्स आ रहे हैं उनकी भी कहानियाँ मैं ऐड करूँ और उन्हें भी एक मौका मिले अपनी ये जो प्रतिभा है उसे दिखाने का। और हर कोई कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रतिभा का धनी होता है। तो अगर आप लिखते हैं कुछ तो मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़ एंड पोइट्रीज़, तो आप मुझे ज़रूर मेल कीजिए। मेरा मेल आईडी मेरे चैनल पर है, नहीं है तो मैं आपको फिर से भेज दूँगी। उस पर आप मुझे मेल करें और कहानियाँ अच्छी लगी, बस कहानियाँ ओरिजिनली आपकी ही लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ राइट्स के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ओरिजिनली आपके थॉट की कहानियाँ हों, आपकी सोच से निकली हुई कहानियाँ हों, तो मैं ज़रूर पसंद करूँगी इसे अपने चैनल पर बोलना। बहुत सारे मैसेजेस आ गए। अनसुनी कहानियाँ हो गई। हाय वीना आंटी, बहुत अच्छा लगा आप ज्वाइन हुए। मुझे पता है आप अभी यूएस में हैं और अभी बहुत ही सुबह हो रही होगी, लेकिन फिर भी आप ज्वाइन हुए, थैंक यू सो मच। आर्ट्स अप, यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल, कीप ऑन कमिंग लाइव इन एवरी 10 डेज। 10 डेज में लाइव आके मैं क्या बोलूँगी, आ, यही मुझे समझ में नहीं आता। लाइव आऊँ तो मुझे लगता है एक पर्पस होना चाहिए लाइव आने का। तो थोड़े थोड़े दिनों में आऊँगी और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई बड़ा उपन्यास मैं लेके आऊँ उसके बाद मैं लाइव आऊँ, ताकि हमारे पास टॉपिक रहे बातें करने की। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कमेंट में पूरे से नहीं एक्सप्लेन कर पाती जिस तरीके से मैं करना चाहती हूँ। तो तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े नॉवेल के बाद आऊँ। जैसे मैंने सोमनाथ बोला तो उसके बाद मुझे लाइव आने का बहुत ही मन था, लेकिन संभव नहीं कर पाई लाइव। तो आज सोमनाथ के बारे में भी अगर किसी के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो वो करेंगे। सोमनाथ मंदिर के बारे में तो आपको पता ही होगा, श्रावण का महीना भी चल रहा है, इस पर डिस्कस किया जा सकता है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, गुजरात में है। और उसकी जो कहानी है, उसका जो इतिहास है, बहुत ही मतलब रोमांचकारी इतिहास इन द सेंस ऑफ क्रुएलिटी। जो कहते हैं सोमनाथ मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुआ, जैसा कि इतिहासकारों ने कहा है। तो उसमें सबसे जो खतरनाक जो आक्रमण था ना, जो सबसे ब्रूटल था, वो था मोहम्मद महमूद गजनवी का आक्रमण। और वो आक्रमण की ही कहानी है सोमनाथ में, वो सारे आक्रमण की कहानी नहीं है, सिर्फ गजनवी की कहानी है। और वो गजनी किस तरह से हमारे देश में घुसा, किस तरह से उसे आने दिए लोग। कोई भी कहते हैं ना कि कोई दुश्मन आपके घर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक आपके घर में ही कोई भेदिया ना बैठा हो, नहीं तो मजाल नहीं है किसी की कि वो घुस जाएगा। अगर आप एकता दिखाएंगे ना तो कोई बाहरी आदमी आपके घर में नहीं आ सकता है। ठीक इसी तरह गजनी जो है ना,
वो किस तरह कहाँ से आते आते वो गुजरात तक आ गया, और किस तरह से हमारे अपनों ने ही उन्हें शह दिया आने के लिए, उन्हें रास्ता दिया, उन्हें प्रोटेक्ट किया, और किस तरह से हमारे देश के जो योद्धा थे वो लड़ करके उसको अपने जान की बलि देके, कहते जिस जो आक्रमण था, जो फाइनल आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे, उस पे उसके अंदर 50,000 लोगों का उस दिन 50,000 लोग मरे थे। इस तरह का आक्रमण था, और जो जितने भी लूटपाट जो हुआ सो तो हुआ ही। साथ साथ मैं मैसेजेज भी पढ़ती जाती हूँ। श्वेता विश्वास है, गुड टू सी यू एंड हियर। थैंक यू श्वेता मैम, मोर सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच आंटी। बहुत सारे मैसेज निकल गए। राजवीता थी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइव सेशन फ्रिक्वेंटली, योर लास्ट लाइव सेशन वॉज 2 लॉन्ग बैक। 1 साल हो गया है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया जब मैं लास्ट लाइव आई थी। तो अभी मैंने सोचा कि ये एक माइलस्टोन है, हाँ, जो जिस कारण से मैं लाइव आई हूँ, सबसे पहले तो उसकी ही चर्चा कर लेते हैं। लाइव आने का सबसे पहला कारण है मुझे आप लोगों को धन्यवाद करना है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल, आप सबों का चैनल आज 1,20,000 के काउंट पर पहुंच चुका है, और इसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि ये एक माइलस्टोन क्रॉस हो जाए, तो फिर मैं आप लोग सबों के सामने लाइव आऊँ और आप लोगों को सामने से थैंक यू बोलूँ। आप लोगों के सपोर्ट, सहयोग, आप लोगों के प्यार स्नेह के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैं कहीं भी स्टैंड ही नहीं करती, आपकी वजह से मैं हूँ, आपके प्यार की वजह से हूँ। आप हम मेरे लिए मोटिवेशन है, आप मुझे पुश करते हैं कि मैम ये कहानी लाओ, ये कहानी लाओ, और इस कारण से मैं कहानियाँ बोलती हूँ, और रोज़ नई नई चीज़ें सोचती हूँ कि क्या लेकर के आऊँ आपके लिए, कि आपको इंतज़ार रहता है, उस इंतज़ार पर मैं खरी उतरूँ, बस यही मेरी कोशिश रहती है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर साहब आज जुड़े हैं। डॉक्टर साहब मेरे, मुझे लगता है सबसे शुरू के कुछ 8-10 जब सब्सक्राइबर होंगे तब से ही वो जुड़े हुए हैं, और आज तक जुड़े हैं, और हर कहानियाँ वो सुनते हैं, हर कहानी पर वो अपने कमेंट लिखते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके इस इतने बड़े सपोर्ट के लिए। आप सच में मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास आप सबों के लिए, जितने भी लोग, और जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग नए भी हैं जो मुझे शायद पहली बार लाइव में देख रहे होंगे। प्रज्ञा ठाकुर, हाय, कैसे हैं आप? हर्ष जी, लुकिंग गॉर्जस, थैंक यू सो मच। कुलसुम जी आप ऐसे ठीक समझे। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है, बता दिया आप मेरा अकेलेपन के साथी हो। हाँ, आपके मैसेजेस भी आते हैं कि आप क्यों ये कहानियाँ सुन कर के आप अपना अकेलापन दूर करती हैं, और सबसे अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ कि किताबों से जुड़ना सबसे अच्छा एक माध्यम है अपने आप को इंगेज रखने का, पॉजिटिवली इंगेज रखने का, क्योंकि आप अगर बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं और जहाँ की वाइब आपको नहीं मैच करती है, क्या होता है ना, जब कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप दिल की बातें पूरी शेयर कर सकते हैं, और वो शायद आपके लिए एक आईने की तरह होते हैं, लेकिन नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट। कुछ लोगों के साथ आप एडजस्ट करते रहते हैं, अपने आप को उस सर्कल में फिट करते रहते हैं जिसके लिए आप बने ही नहीं हैं। इन सबसे बेहतर है कि आप किताबें पढ़ें, और किताबों से अच्छा साथी तो कोई हो ही नहीं सकता है। किताब आपको कभी भी कोई गलत सजेशन नहीं दे सकता। तो किताबों से जुड़िए, सबसे अच्छा है। मैं जब से किताबें पढ़ने लगी हूँ, मैं खुद अपने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस देखती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा पूरे दिन में मैं कुछ पन्ने पढ़ती हूँ, और वो मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। मैं कहते हैं ना, मेंटल रिफ़्रेशमेंट है मेरे लिए वो एक। तो ऐसा हर किसी को अपने लिए कुछ एक रिफ़्रेशमेंट रखना चाहिए। जो भी आपकी हॉबी हो वो कीजिए, और एंजॉय कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है। पिछले तो इस साल में कई ऐसी घटनाएं हो ही गई हैं जिससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो जितना भी है, छोटा ही सही, लाइफ अच्छा होना चाहिए। लाइफ ऐसा होना चाहिए जैसे कि ऐसे लंबी नहीं होनी चाहिए। लाइफ वैल्यूएबल होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत लंबा भी जी करके क्या करना है, लेकिन जितना भी जियो वो चीज़ एक आप ऐसे दे करके जाओ इस सोसाइटी को कि लोग आपको आपके बाद भी याद रखें। SSTV, हाय श्वेता, अटेंडिंग योर लाइव प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच SSTV। मैं मेरी एक बुक पब्लिश कर रही हूँ, अनसुनी कहानी। ओके,
जिसका नाम तुम्हारे लौटने तक का है। आपको अपने बुक भेजना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर भेजिएगा, मैं आपको एड्रेस भेज दूँगी। श्योर, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको कि आपने एक बुक लिखा। नाम भी बहुत अच्छा है, तुम्हारे लौटने तक। शानू सिन्हा, हेलो फ्रॉम शिकागो। हाय शानू जी, कैसी हैं आप? थैंक्स फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू सो मच। आप इतनी दूर से, आपके लिए सुबह होगी ज़रूर, ये बहुत सुबह होगी, इतने सुबह जाग करके मेरे लाइव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल राज, हाय अनमोल जी। शानू जी लिखते, जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट यू आर क्वाइट पॉपुलर हियर इन शिकागो एज वेल। ओह, सो मेनी ऑफ अस आर फ्रेंड्स फॉलो योर यूट्यूब चैनल, लव फ्रॉम ऑल ऑफ। थैंक यू सो मच। अपने सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलिए, और इसी तरह कहानी सुनते रहने के लिए उन सबों को प्रेरित करते रहिए, और आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए। अल्पिका जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आर्ट से आप कंग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग द माइलस्टोन्स, थैंक यू सो मच। आप अगर साथ हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, मुझे लगता है। अदरवाइज़ कहते हैं ना कि आप साथ ही चल सकते हैं, अकेले आप कहीं नहीं, आप यू रीच नो वेयर अगर आप अकेले हैं तो। पम्मी जी, हाय पम्मी जी, कैसे हैं आप? कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। सर लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू 1.20 lakhs, थैंक यू सो मच। सुमन पांडे मैम, आपकी रचना, हाय सुमन जी। रचनाओं की छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें लिखती है, मुझे बहुत पसंद आती है, थैंक यू सो मच। अब मैं शॉर्ट्स में पोस्ट तो कर देती हूँ जो लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ है, और मुझे लगता है कि जो मेरे मन में विचार आते हैं, अगर वो किसी भी तरह से आपकी लाइफ में थोड़ा भी चेंजेस ला सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ा भी अगर मैं परिवर्तन ला सकूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। और तो जो भी लिखती हूँ आप सबों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को मैं सिर्फ एक चैनल नहीं समझती हूँ, मैं इसे एक एज ए फैमिली देखती हूँ, आप सबों को एज ए फैमिली मेम्बर देखती हूँ। मैंने हमेशा कहा है, मेरा यूट्यूब परिवार, मेरा यूट्यूब परिवार। तो आप परिवार में कुछ बोलने के पहले आप ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, आपके मन में जो आए, जहाँ जहाँ आप अपने दिल की बात बोल सकें। यही मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आपको जो समझ में आता है, जो भी पूछना है, जो भी मुझसे कहना है, मेरे चैनल पर आइए और बिल्कुल बोलिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब एक साथ जुड़े हैं, और एक अच्छे कॉज के लिए जुड़े हैं। एक अपनी जितनी भी पुरानी जो खोई हुई रचनाएं थी, उन सबों को वापस लाके, मेरा एक पर्पस ये भी था कि एक ऐसे ऐसे एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करूं जहां पर कि हमारी सारी जो क्लासिक स्टोरीज़ है वो सब एक जगह मिल जाए, सब ऑडियो बुक। क्योंकि बुक्स जो है ना, अब पुरानी होती जा रही हैं, और अब लोग बहुत ट्रेंड बदल रहा है लोगों का। तो अब ज़्यादातर लोग मोटिवेशनल या जो फाइनेंस वगैरह होते हैं, उन सबों की कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं। अब वो समाज, और अब समाज तो मैंने कुछ दिन पहले भी एक शॉर्ट्स डाला था कि समाज जो है ना हमारा अलग होता जा रहा है। सोशल में मीन्स हम पहले सोशल होते थे हमारे आस पड़ोस से, अब हम सोशल होते हैं सोशल मीडिया से। तो अब हमारा समाज वही हो गया है, एक अननोन सर्कल हमारा समाज बन गया है। हमारे आस पास पड़ोस में हम किसी को नहीं जानते, कौन है, क्या रहता है, उतना इंटरेक्ट नहीं करते जितना कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लोग करते थे। अब उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो हम लोग बिल्कुल इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है हमारा सोसाइटी से। तो इसीलिए बुक्स जो है ना, एक समाज का आईना होता है। कहते हैं कि अगर आपको अपने समाज को, अपने देश को जानना है, तो आप किताबों को पढ़ें, किताबों का सहारा लें, अपने साहित्य में जाएं, तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आप चलते आ रहे हैं। तो अब जो किताबें हैं ना, पुरानी होकर के फट जाएंगी एक दिन, हमें पता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देती हूँ। मैं अभी हाल में जो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, अपकमिंग नॉवेल्स का भी मैं आपको अभी अपडेट दूंगी कि कौन कौन से नॉवेल्स आ रहे, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स आ रहे। तो ये जो किताब है, आप देखिए इसकी हालत, देखिए नज़दीक से। ये मेरे पापा, आप देख रहे हैं ना, ये किताब आपको याद होगा कि आपने ऊपर कहीं रखी हुई थी, और मैं गई थी, और जब मैं बुक शेल्फ साफ़ कर रही थी तब मुझे ये वहाँ से मिली थी। शरद चंद्र जी की कहानी है शेष प्रश्न। इसकी रिकॉर्डिंग अभी हाल में ही मैंने फिनिश की है। तो इसके पन्नों की हालत नज़दीक से भी देख लीजिए। बहुत ही पुरानी किताब है। तो ये किताब मुझे मिल गई, तो इसे मैंने पढ़ा। इसके फॉन्ट भी बहुत छोटे छोटे हैं, बट फिर भी मैंने पढ़ा इसे। तो अब ये क्या हुआ ना, ये एक ऑडियो फॉर्म में आ गया। अभी ये किताब कितने दिन चलेगी? कुछ दिन और चलेगी। अभी पापा ने इस पर अच्छे से ये कवर ववर लगा के रखा है, अदरवाइज़ ये तो फट चुकी होती थी। तो इसके पन्ने भी चिपके हुए थे जब मैं पढ़ रही थी। तो किताबें एक ना एक दिन निकल जाएंगी, लेकिन ये जो ऑडियो फॉर्म में अगर बुक आ गया ना, तो ये हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। ओ माय गॉड, बोलती रहती हूँ और मैसेजेस बाहर निकलते जा रहे हैं।
थोड़ा और मैं देख लेती हूँ क्या क्या मैसेज चला गया। आपकी छोटी छोटी वीडियो बहुत प्रेरणा देती है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स बाबू फ्रॉम रांची इन SSTV। बबलू, अच्छा बबलू जी, ओ बबलू भैया हैं ओके SSTV सुमी में, ये मेरे भैया हैं। और कैसे हैं आप? मुझे लगता है आप अच्छे हो गए होंगे अब तक, बेटर फील करेंगे। अच्छा लगा आप आए, पहली बार मेरे लाइव में आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आर्ट्स बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कोई नरेट करता है तो इट बिकम वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो क्योंकि जो चीज़ें लिखी होती हैं अगर आप उसमें एक्सप्रेशंस ऐड कर देंगे तभी उसकी एक वैल्यू समझ में आती है। कहते हैं ना, एक फ्लैट रीडिंग होती है अगर हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर उसमें हम कुछ एक्सप्रेशंस, मैं कोशिश तो करती हूँ कि एक्सप्रेशंस ऐड करूँ, और शायद आप लोगों को अच्छा भी लगता है वो, तो तब वो कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आर्ट्स हब निखिल एंड गौरी, हाय, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ग्लोबल फॉलोइंग श्वेता, ग्रेट, थैंक यू सो मच वीना आंटी। मैम जी, मैंने अपना प्रज्ञा जी, मैंने अपने पापा को भी आपका चैनल रिकमेंड किया था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, ये जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये जो मेरी कहानियाँ है ना, कई लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत लंबी लंबी कहानी होती है, इतना समय किसके पास है। सच है कि समय किसी के भी पास नहीं है इतना कि बैठ के आधे आधे घंटे की एक और इतने इतने एपिसोड्स की इतनी लंबी लंबी कहानियाँ सुने। एक इंटरेस्ट की भी बात होती है। दूसरा ये कि काफ़ी सारे लोगों को अगर टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप घर का, जैसे घर में लेडीज़ घर का काम कर रही हैं उस समय सुन सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस समय आप फ्री हो, जिस समय आप मेंटली फ्री हो, आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो, मेंटली फ्री हो, जैसे वॉकिंग है, घर का काम है, ट्रैवलिंग है। इस सोने के समय में काफ़ी लोगों को सोने में भी कहानियाँ बहुत हेल्प करती हैं। तो ऐसे ऐसे समय में आप सुन सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से एंगेज रख सकते हैं। हाय अखिल, बहुत अच्छा श्वेता जी, आप हमेशा इंस्पायर करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल का नाम ही मैंने इंस्पायर्ड कॉर्नर रखा है, और इसके पीछे की कहानी बताऊंगी तो आप सब हंसेंगे। क्योंकि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो मुझे कोई नाम ही नहीं मिल रहा था, और क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे सेम सिमिलर नाम के चैनल होते हैं, तो मैंने सोचा चलो इंस्पायर्ड कॉर्नर रख देते हैं कि एटलीस्ट इसमें इंस्पिरेशन तो रहेगा। और जब मैंने बना दिया तब मुझे लगा था कि इसमें मैं मिसलेनियस चीज़ें डालूँगी, बहुत सारी चीज़ों को डालूँगी। फिर बाद में फाइनलाइज़ किया कि नहीं, इस पे मैं सिर्फ कहानियाँ ही रखूँगी। तो बाद में मुझे लगा कि हिंदी कहानियों का के चैनल का नाम इंग्लिश में है, लेकिन साथ में मैंने किस्से कहानियों का कोना जोड़ा, और समहाउ ये रिलेट कर गया कि इंस्पायर्ड कॉर्नर मतलब एक प्रेरणादायक एक कोना है जिसमें कहानियाँ सुनाती है श्वेता। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप अपनी हर कहानी में जान डाले थे, ऐसा लगता है कि चलचित्र चल रहा हो, थैंक यू सो मच। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके बुक्स सुन करके। अखिल, थैंक यू सो मच अखिल। राजकुमार जी, हाय, हेलो श्वेता दी, दिस इज़ राज नारायण फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी। ओ हाय, आई एम बिग fan of yours. Do you plan to read हरिवंश राय बच्चन्स पोएम इन योर स्वीट mesmerizing एंड calming voice? हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे साथ ये सारे यूट्यूबर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सारे कंटेंट जो है ना, यही बात मैं शुरुआत में भी कह रही थी कि जो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं मुझे कि ये कहानियाँ सुनाइए, आप ये कहानियाँ सुनाइए। हम हर कहानी नहीं सुना सकते, क्योंकि हम वही कहानी सुना सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हूँ, और अदरवाइज़ नहीं तो ना राइट्स के इश्यूज़ आते हैं, क्लेम्स के इश्यूज़ आते हैं, और उन सबों से डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहना तो मैं बहुत सारी चीज़ें चाहती हूँ अपने चैनल पर, लेकिन यहीं जाकर के हाथ बंध जाता है। तो और मैं ऐसा ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे सुनाऊँ, वहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम में मैं एक ऐसा पेज रखूँ जिस पर कि मैं जो वहाँ नहीं बोल पाती हूँ उसको थोड़ा सम अप करके, या छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ शेयर कर सकती हूँ। वहाँ मैं थोड़ी फ्री होकर के कर सकती हूँ। यूट्यूब में आप बहुत तरह से बंधे होते हैं, तो ये एक इशू आता है, इसलिए मैं नहीं बोल पाती हूँ।
पूजा सिंह जी, हाय हाय पूजा मैम, कैसे हो आप? मेघना प्रसाद ब्लॉग्स, हाय मेघना जी, हाय मैम, आप कहाँ से हो? मेघना जी, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, रहती बैंगलोर में हूँ। हर्ष जी, मुझे ही नहीं बोली तुम, निशा फ्रॉम हर्षराज सिंह, ओ हाय निशा, कैसे हो? वेलकम वेलकम। आज काफ़ी सारे लोग पहली बार ज्वाइन हुए हैं मेरे लाइव को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीपीएस, गुड इवनिंग मैम। जीपीएस मैम, अरुणा देहरादून से, हाय। देहरादून भी बहुत अच्छी जगह है, मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। मैम आप बताइए, कैसे आप इतनी बड़ी किताब पढ़ लेते हो? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने डॉक्टर साहब। मैं इतनी बड़ी किताब, मैं एक ऐसी थी जो कोई भी बुक पढ़ने के पहले मैं उसकी मोटाई देखती थी, जब मैं चैनल पर नहीं थी तब। तो मुझे लगता था कि बुक अगर मोटा है, मैं पहले ही उसको ना कह देती थी। अगर बहुत ऐसी मोटी मोटी किताबें दिख रही हैं तो मैं बोलती थी कि नहीं, कोई पतली सी किताब हो जिसे मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। अब मैं कैसे इतनी बड़ी बड़ी लेख, जैसे सोमनाथ है, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ, गोदान है, गबन है, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ थी, चरित्रहीन, ये सब की किताब का थिकनेस मैं बताऊँ तो इतना इतना था, और मैंने सारी पढ़ी, और ऑलमोस्ट एक एक दिन में, दिन दिन भर 3-3 4-4 घंटे मैंने रिकॉर्डिंग की है। और मतलब वो कहानी बोलते हैं ना, कहानियों का नशा जब आपको चढ़ जाता है ना, तो वो एक तरह का एडिक्शन हो जाता है। और आप जब तक बोलते नहीं हो तब तक आपको लगता है, एक रेस्टलेसनेस लगता है, किसी दिन आपने रिकॉर्डिंग नहीं की। मैं हर रोज़ रिकॉर्ड करती हूँ, डेली मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। अगर बहुत मूड में हूँ तो बहुत 3-3 4-4 घंटे रिकॉर्ड करती हूँ, नहीं हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर करके एक एक एपिसोड ट्राई करती हूँ कि एक दिन में हो, और तभी मैं कर पाती हूँ। नहीं तो अगर मैं छोड़ दूँगी, एवरीडे रिकॉर्ड नहीं करूँगी, तो फिर मैं अपलोड क्या करूँगी? और फिर आप लोगों का भी रिक्वेस्ट आता रहता है कि कहानियाँ नहीं आई, 2-3 दिन अगर गैप हो जाता है तो कहानियाँ नहीं आती हैं। अपकमिंग नॉवेल्स के बारे में भी बता देती हूँ। जो पिछले लाइव से इस बीच में भी काफ़ी सारे नॉवेल्स आ चुके हैं, जिसमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी को मैंने बहुत पढ़ा इस बीच में। तो वो थोड़ा ऐतिहासिक, उनका जो बैकग्राउंड होता है ना लिखने का, कि पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होती है। तो सारे राइटर्स का अलग अलग एक स्टाइल है लिखने का। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी बहुत सामाजिक कहानियाँ लिखते हैं। शरद चंद्र जी की कहानियों में आप जो जो भी नारियाँ हैं ना, बहुत सशक्त भूमिका में नज़र आएंगी। जो स्ट्रॉन्ग विमेन देखना हो तो आप शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी देखिए। विमेन अगर कहीं जाकर के एक लेवल पे टूट जाती है और कोई हार्श स्टेप लेने को मजबूर हो जाती है, तो वो आप प्रेमचंद जी की कहानियों में देख सकते हैं। टैगोर जी की कहानियों में भी जो फीमेल होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं वो भी। तो सभी जो राइटर्स हैं ना, उनका जो पैटर्न है, लिखने का स्टाइल है, वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है। और ये सारी कहानियाँ मेरे चैनल पर है, और जब आप देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जो राइटर जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो उसी तरीके का वो कहानी में आपको प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। और यही हमारे समाज का आईना है। अलग अलग बंगाल के जो राइटर्स हैं, वो वहाँ जिस तरह के देखते हैं, उस तरह की कहानियों को लेकर के आते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उन्होंने इतिहास का बहुत गहन अध्ययन किया था। जैसे वैशाली के नगर वधु है, सोमनाथ है, सोने का ताल है, ये सारी कहानियाँ, धर्मपुत्र है, ये सब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें हिस्ट्री इतनी भर भर करके मिलेगी कि आपका हिस्ट्री, एक टाइम पे बहुत लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, लेकिन जब ये सब कहानियाँ पढ़ेंगे ना तो हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, और थोड़ी जानकारी भी हो जाती है। उसके बाद काफ़ी सारे मैसेज आ गए, स्टोरी सुनती हूँ। थैंक यू शैला गर्ग जी, हाय शैला जी, कैसे हैं आप? रानी चंदा, हाय, आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। थैंक यू सो मच रानी चंदा जी, आप तो इंस्टा स्टार हो। आपके तो भाई बहुत, मुझे लगता है 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप, बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियोस, बहुत एक्सप्रेसिव हो आप, बहुत ही क्रिएटिव हो, प्रेजेंटेशन सब बढ़िया है आपका। शैला जी, क्या आप हिंदी की प्रोफेसर हैं? नहीं शैला जी, मैं हिंदी की प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं टीचिंग लाइन में हूँ ही नहीं। मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग था। तो मैं पहले सॉफ्टवेयर फील्ड में थी, और अब कहानियाँ पढ़ती हूँ आप सबों के लिए। लेकिन हिंदी हम लोगों का मदर टंग भी हिंदी है, इसलिए हिंदी से मैं रिलेट कर पाती हूँ। हिंदी में एक्सप्रेस करना मेरे लिए बहुत इजी होता है, और मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो इसलिए शायद। और जो कहानियाँ पढ़ती हूँ
उसमें जो डायलॉग्स आते हैं समहाउ, जब मैं छोटी थी या जब ये कहानियाँ मैं बोल के नहीं पढ़ती थी, मन मन में पढ़ती थी, तो भी मैं उसे डायलॉग्स के ही फॉर्म में पढ़ती थी। और अब मुझे एक मौका मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो वहाँ मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो किरदार जिस तरह से डायलॉग डिलीवर कर रहा है मैं भी उसी तरह से कर पाऊँ, तो मुझे लगता है ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगी कहानियाँ। रविंदर कौर जी, हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अर्जब, आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, जैसा चैनल का नाम वैसे ही छोटी छोटी वीडियो इंस्पायर कर। थैंक यू सो मच। Veena aunty, like very proud of you reading and listening about you. Now for now I'll take leave. Yes aunty, please take care of yourself. आपके लिए बहुत मॉर्निंग होगा, प्लीज़ आप सो जाइए। प्रज्ञा, सच में साहित्य का नशा अलग ही है। जी हाँ प्रज्ञा जी, कहते हैं ना, तो किसी और चीज़ का नशा हो उससे अच्छा साहित्य का ही नशा हो जाए, मैं तो कहती हूँ। उससे आपको प्रेरणा भी मिलती है और आप में एक बदलाव भी नज़र आता है। और आप साथ साथ मुझे लगता है कि हम एक सोसाइटी में भी चेंजेस ला रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया का हाल देख ही रहे हैं कि किस दिशा में जा रहा है सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है कोई एक चीज़, कोई एक प्लेटफॉर्म हो तो उसे अच्छे से पॉजिटिवली यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्म्ड है लोग, बहुत सारे कहते हैं ना कि हम इसी में बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया में ही रहते हैं, तो यहीं से हम कहते हैं आप जिस जिस संगत में रहते हैं ना वैसे ही आप बन जाते हैं। तो जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिस तरह की वीडियोस देखते हैं, जिस तरह की चीज़ें सुनते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस भी धीरे 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 वैसा ही होता जाता है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सुने, अच्छा देखें। आजकल तो जो भी न्यूज़ है, जो भी चीज़ है, वो बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उसे थोड़ा सा सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपकी बातों से इंस्पिरेशन मिलता है और क्या चाहिए और क्या चाहिए। बहुत अच्छे से आप कहानियाँ सुनाती हैं, थैंक यू सो मच। फिर तो आपने ज़रूर ड्रामा में भाग लिया होगा शैला जी। हाँ, ये स्टेज पे जितनी सारी चीज़ें होती है उसमें मैं काफ़ी पहले भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। मुझे अच्छा लगता है, एक तरह से मुझे आप आर्टिस्ट बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है एक ऐसा आपको अपने आप को ना एक्सप्रेस करने की करना ही चाहिए आपको, हर, क्योंकि आप जब तक खुद में रहेंगे ना, आप अंदर ही अंदर अपने आप से बोलेंगे, वो वर्क नहीं करता है। आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके पास कोई साथी नहीं है तो आप लिख करके अपने आप जो भी आपके मन की फीलिंग है, और जब आप किसी आर्ट में जाते हैं ना, जैसे आप कहानियाँ कहते हैं या आप किसी स्टेज पे जाते हैं, आप कुछ लिखते हैं, तो आप अपने मन के अंदर की भावना को बाहर निकाल रहे होते हैं। इससे क्या होता है, आपका मन डीक्लटर होता है। हम चीज़ों को जमा करते करते ना, हम चीज़ मन में भर लेते हैं चीज़ें और उसी में जकड़ के रह जाते हैं। जस्ट लाइक आप समझिए कि अगर आपका के घर में एक कबर्ड है और कबर्ड में आपने कपड़े ऐसे रख दिए हैं बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से, और कबर्ड खोलते आपको, आप बहुत फ्रेश मूड में उठते हैं और आपको लगता है कि अब मैं तैयार होऊंगा, बाहर जाऊंगा, और जब कबर्ड खोलते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता, उसी समय आपका मूड ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं। तो ऐसे ही हमारा मन भी ऐसे ही है, हम चीज़ों को सिर्फ लेते जाते हैं, तो उसे कब निकालेंगे, और उसे फिर एसोसिएट भी कर लेते हैं। हम तो इतने तेज़ हैं कि जो चीज़ें जमा हो गई उन्हें बाहर की दो चार चीज़ें और ला के उससे एसोसिएट कर देते हैं। तो क्यों नहीं जो पहले जमा गए उसे हम निकालें, डिक्लटर करें, खाली करें, ताकि हमारे मन में स्पेस बने, थोड़ी सफाई हो, थोड़ा मेंटल जो कहते हैं ना ब्रेन वॉश हो, ताकि हम कुछ नया सोच सकें। तो जब तक आप चीज़ें निकालेंगे नहीं, नया लेंगे नहीं, तो आप, वो अलग अलग तरीका होता है सबका। तो मेरे लिए शायद यही तरीका है कि मैं अपने आर्ट के थ्रू ही, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो करने से मेरा माइंड उस थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खाली हो जाता है, और उसके बाद मैं बिल्कुल चीज़ों को निकाल देती हूँ। मुझे लगता है कुछ फ़ायदा नहीं जकड़ पकड़ करके रखने से। और अब जो सीन चल रहा है ना, बहुत सारे इंसिडेंसेस देखिए, अब इस साल ही हमने देख लिया ना, कोई घूमने गया है, हॉलीडे पे गया है, वहाँ वहाँ से वापस नहीं आ पाता। आप मैच का सेलिब्रेशन कर रहे हो, वहाँ आप सेलिब्रेट करने गए हो, एक अच्छे मूड से गए हो, वहाँ से कोई वापस नहीं आ पाता। प्लेन का क्रैश आपने देख लिया, कितना दुखदाई था वो। उसके बाद वो जहाँ गिरा, वो बच्चे हॉस्टल में खाना खा रहे थे, उन्हें उनके मतलब हमारा लाइफ कितना
अनप्रेडिक्टेबल है, हमें पता है। हम इतने कॉन्फिडेंस में जीते हैं, अब 10 साल आगे की बातें सोचते हैं और इतना हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, आज नहीं तो कल हम ये बनेंगे वो बनेंगे। हमें कल का नहीं पता, हमें अगले क्षण का नहीं पता। अब तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, अब हमें जागने की ज़रूरत है कि ठीक है, जो है जितना है वो इस पल में जियो, ताकि आप उस चीज़ को एंजॉय कर सको जो आपको मिला है। जो मिला है उसमें रहो, जो नहीं मिला उसके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं। और ये है कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हम चाहेंगे कि किसी और के जैसे बन जाए, नहीं बन सकते। हमारा जो लिमिट है, हमारा जो दायरा है, वो हमें जितना अलाउ करता है, कंफर्टेबली आप जितना आगे जा सकते हो उतना ही जाना चाहिए। स्ट्रेस करके और अपने आप को स्ट्रेच करके आप नहीं पहुंच सकते किसी के बराबर। तो एक छोटी सी कहानी याद आती है, मैं बताऊंगी आपको। कितने मानव के बेस्ट फ्रेंड हैं, अब मैं पढ़ नहीं पाती तो सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। हाँ, शैला जी बहुत अच्छा करते हैं। दीपक सिंह जी हाय, वेरी नाइस मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब लिखते हैं, मैं तो कभी कभी जो कहानियाँ सुन चुका हूँ दोबारा भी सुनता हूँ, सच्ची में बहुत बातें आत्मसात हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसे बार बार सुनती हूँ, मुझे जो मूवी अच्छी लगेगी मैं वो बार बार देख लेती हूँ। तो आर्ट साहब, आप सच में ऑलराउंडर हो, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं बता रही थी अपनी जो कैपेसिटी है, जो भी हमारे अंदर है, जो भी प्लस माइनस हमारे अंदर है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। तो एक किसान था, वो घड़े में पानी लेकर के, वो जो बोलते हैं ना डंडे में दोनों साइड घड़ा बंधा रहता है, तो वो तालाब से लेकर के रोज घर जाता था पानी। तो एक घड़ा जो है ना टूटा हुआ था, किसान भी बेचारा गरीब था, वो दूसरा नया घड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो जो टूटा है उसमें ही वो भर लेता था। और एक घड़ा बढ़िया था, तो वो घड़े से ना, जो टूटा हुआ घड़ा था उसका तो पानी गिरता जाता था, तो उसके घर तक पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट घड़ा आधा हो जाता था। तो घड़े को बहुत अजीब सा लगता था, घड़े को लगता था इतनी मेहनत से ये मुझे भरता है और मुझे यहाँ तक लाता है, लेकिन मेरे अपने अवगुण के कारण, क्योंकि वो टूटा हुआ है, उससे लग रहा है कि वो उसका ये है, अ, उसका अवगुण है वो, तो इस कारण से मैं इस उसे सता रहा हूँ। तो उसने एक दिन किसान को बोला कि मुझे छोड़ ही दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इतनी मेहनत से मुझे लाते हो और रास्ते में पानी गिर जाता है। तो किसानों और दूसरा घड़ा भी इस पर हंसता था कि तुम तो टूटे हुए हो, मैं तो इतना अच्छा दिखता हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें कैरी कर पाता हूँ। तो इसने किसान ने बोला कि तुम उस घड़े की बात पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें चिढ़ाता है, कल तुम आना ना। ऊपर से फर्नीचर खींचने की आवाज़ है। तो कल तुम आना, तो तुम उस घड़ी की बातों की तरफ ध्यान मत देना, वो जो तुम्हें चिढ़ाता है ना कि तुम टूटे हुए हो। तुम रास्ते में जो फूल जो खिले हुए ना, जो हरे भरे पौधे हैं, उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट डे वो वैसे ही आया, तो घर आकर के किसान ने बोला कि आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो उसने बोला आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे फूल थे और मैं हरी भरी वादियों को देख रहा था, तो मैंने उस घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया जो मुझे चिढ़ा रहा था। तो किसान ने बोला जानते हो, इसका कारण तो तुम ही हो। तो बोला मैं कैसे हूँ कारण। तो किसान ने बोला जब मुझे पता चल गया कि तुम टूटे हुए हो और तुम्हारे साइड का पानी गिरता है, तो उस रास्ते में मैंने जगह जगह फूल के बीज बिछा दिए थे और फलों के बीज बिछा दिए थे, गिरा दिए थे, ताकि तुम्हारा पानी उस पर गिरता रहे। तो वहाँ पे, और तुम्हारे गिरने की वजह, पानी गिरने की वजह से ही वहाँ वो फूल निकले हैं। तो तुम्हारा कोई भी चीज़ जो भी तुम्हारे पास है, उसका तुम सदुपयोग इस तरह से कर सकते हो। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन कितनी बड़ी प्रेरणा है कि अगर आपके पास जो चीज़ है और जिस भी तरीके से है, उसका आप बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, वो ये कहानी हमें सीख देती है। और नया क्या मैसेज है, खुश रहो। ओम प्रकाश शर्मा जी, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटी, भगवान आपको खूब तरक्की दे, ऐसे ही बुजुर्गों की कहानियाँ सुनते रहे, टैलेंट का कायल हूँ। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश सर, आपका भी मैसेज आता है, आप भी बहुत सारी कहानियों पर कमेंट करते हैं, और आई एम सो सॉरी कि मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आजकल, लेकिन मैं पढ़ती सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और इसीलिए मैं सोच रही थी कि लाइव में आकर के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। आपने भी, ओम प्रकाश सर ने भी कुछ कहानियों का सजेशन दिया था,
लेकिन मैं राइट्स के इश्यूज़ के कारण नहीं पढ़ पाऊँगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि इंस्टाग्राम में एक ऐसा पेज बनाऊँ जहाँ पर मैं बोल सकूँ, वहाँ पर राइट्स के इतने इशू नहीं होते हैं। आप शरद चंद्र के जीवन के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दें, ये परिवार कैसे थे, उनकी कहानियों से कैसा लगता है? जी हाँ, शरद चंद्र जी की कहानियाँ अभी मेरे चैनल पर जो अपलोड होने वाली है, कल से जो कहानी अपलोड होगी वो प्रेमचंद जी की कहानी आएगी, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बोलिए या प्रेमा बोलिए, पहले मुझे भी लगता था कि प्रतिज्ञा और प्रेमा 2 अलग-अलग कहानियाँ हैं, लेकिन प्रेमा और प्रतिज्ञा एक ही कहानी है। तो मैं जो पढ़ रही हूँ वो प्रतिज्ञा नाम से है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेम चीज़ एक बार और हुआ था हम लोगों के साथ, आपको याद होगा। मनोरमा नाम की कहानी मैंने पढ़ी थी, तो काफ़ी लोग बोले ये तो कायाकल्प है, ये मनोरमा नहीं है, प्रेमचंद जी की ही कहानी थी। तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ ना कई बार अलग-अलग टाइटल से भी पब्लिश हुई हैं। तो वैसे ही कायाकल्प जो है ना, मेरे चैनल पर मनोरमा जो कहानी है वही कायाकल्प भी है। तो मैं एक दिन सोच रही थी कि काफ़ी लोग कायाकल्प के बारे में भी बोलते हैं कि आप कायाकल्प को पढ़ें, कायाकल्प को पढ़ें। तो मनोरमा की ही कहानी कायाकल्प है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उस कहानी को री-अपलोड कर दूँगी कायाकल्प के नाम से भी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सेम इसी तरह कल से जो कहानी आएगी प्रतिज्ञा, वो प्रेमा और प्रतिज्ञा एक ही कहानी है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। इसके बाद शरद चंद्र जी की भी कहानी आएगी, शेष प्रश्न, ये जो किताब मैंने दिखाई ना, शेष प्रश्न, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। तो शरद चंद्र जी के बारे में जो है ना, शरद चंद्र जी की कहानियों में जो नारियाँ होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती हैं। वो नारियाँ टूटती नहीं हैं, वो नारियाँ फाइट करती हैं और अकेले रहने से भी झिझकती नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी और शरद चंद्र जी की लेखनी में यही डिफरेंस है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में जो नारियाँ होती हैं ना, वो सहारा ढूंढती रहती हैं, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं वो वही दर्शाता था। तो उसमें है ना कि जो जो फीमेल होती हैं वो हमेशा मेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, और शरद चंद्र जी की कहानियों में आप देखेंगे कि फीमेल इंडिपेंडेंटली अकेले समाज से लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। शेष प्रश्न भी उसी तरह की कहानी है, जिसमें इसकी जो नायिका है वो भी कहीं ना कहीं अकेली है और बहुत स्ट्रांगली, बहुत बोल्डली वो पूरे समाज के सामने एक जो कहते हैं ना, एक धारा के अगेंस्ट खड़ी होती है। जो समाज में जो ट्रेंड चल रहा था उसके अगेंस्ट खड़ी होकर के फाइट करती है और समाज में अपनी जगह भी बनाती है। प्रतिज्ञा जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। कहानी विधवाओं, जो बाल विधवा हो जाते हैं या जो विधवा के पुनर्विवाह पर के इसकी कहानी है। ऐसी और भी कई सारी कहानियाँ आई हैं हमारे चैनल पर जिसमें विधवा पुनर्विवाह के टॉपिक पर चर्चा हुई है। तो प्रतिज्ञा उसी इसकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, लव ट्रायंगल है और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। पूरी जो कहते हैं ना मसाला कहानी वैसी है। प्रेमचंद जी की कहानियों में ये चीज़ है, पूरा आपको बांध करके रखती है और एक एक चीज़, एक कहते हैं ना, एक एक पन्ने ऐसे खुलते हैं कि आपको लगेगा इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। और यही चीज़ मुझे मोटिवेट भी करती है कि मैं पढ़ती रहूँ कहानियाँ। ओके, और ईगरली वेटिंग फॉर योर न्यू स्टोरीज। जी हाँ आर्ट हब जी, कल ही से ही आएगी मेरी कहानी नई वाली प्रतिज्ञा, कल से आएगी। और बहुत ही फेमस ये कहानी है प्रेमचंद जी की। अभी प्रेमचंद जी और शरद चंद्र जी पे मैं फोकस करूँगी, क्योंकि इस बीच में मैंने आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी को बहुत पढ़ा और काफ़ी इतिहास मैंने इसलिए भी पढ़ा क्योंकि वो इतिहास के एक फ़्लो में हम लोग जा रहे थे। तो मुझे लगा एक साथ ही पढ़ने से ना हम उसको रिलेट कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सभी कहानियों में सेम ही पीरियड की कहानियाँ हैं, तो उसी समय अलग अलग जगह आक्रमण हुए। वैशाली की नगर वधू में भी आप देखोगे कि वो भी उसी समय काल की कहानी है। तो वो कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि किस तरह से जो वैशाली का जो कानून था, धिक्कृत कानून, उसके जो वैशाली नगर के का जो कानून था, उस कानून में किस तरह से रह करके वैशाली की जो नगर वधू आम्रपाली है उसका स्ट्रगल, कि उसको अपने सुंदर होने का कीमत किस तरह से अदा करना पड़ा। तो कहानियों में बहुत रोचक रोचक कहानियाँ हैं। भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की मैंने बहुत सारी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है मेरे पास जितने भी स्टॉक थे वो सारी मैंने ख़त्म कर दिया। मुझे नया खोजना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इस तरह आपके पास भी कोई सजेशंस हो, जो पुराने क्लासिक राइटर्स की कोई कहानियाँ जो आपके मन में आती हों, जो मेरे से छूट रही हूँ, वो मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। वे वृंदावन लाल वर्मा की भी बहुत सारी कहानियाँ आने वाली हैं। गुनाहों का देवता जैसे और कोई उपन्यास के बारे में कृपया, हाँ विमल जी हाय नमस्कार। तो गुनाहों का देवता मैं नहीं पढ़ सकती, सेम कारण, कॉपीराइट।
तो वो कहानियाँ पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब पब्लिक डोमेन में जो कहानियाँ नहीं होती उसके लिए आपको उसके राइट्स के परमिशंस लेने पड़ते हैं, और वो परमिशन थोड़ा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो मैं उसके लिए ट्राई नहीं करती हूँ। तो वो कहानी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, आई एम सो सॉरी। प्रेमचंद जी तो गरीब थे पर उनकी कमल में ये, जी हाँ, कमल के कलम में बहुत ताकत थी। कलम के तो सिपाही कहे जाते थे मुंशी प्रेमचंद जी। और इतने अच्छे, वो कहते हैं ना, जो आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचंद, सब एक काल के लेखक थे। तो कहते हैं ना कि आजकल कंपटीशन होता है, पहले कंपटीशन नहीं होता था। पहले तो लोग एक दूसरे से सीखते थे। तो एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी को कहा था कि लिखते तो आप हैं, हम लोग तो सिर्फ कलम घिसते हैं। तो सोचिए, इतने बड़े इतने महान लेखक ऐसी बात कह रहे हैं कि ये कहते हैं एक दूसरे को इनकरेज करना, प्रेरित करना, एक ही फील्ड में रह करके। ऐसे नहीं कि जैसे आजकल कंपटीशन हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो वैसे नहीं हो, वैसे नहीं, पहले नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। मुस्कान जी, हाय मुस्कान जी। चरित्रहीन की तरह और भी नॉवेल हो तो मुझे बता दीजिए। चरित्रहीन की तरह आप मुंशी प्रेमचंद जी को पसंद करते हैं तो आप गबन सुनिए। अम, चरित्रहीन की तरह गबन है, मनोरमा भी सुन सकते हैं, ये सारे मेरे चैनल पर हैं अभी। निर्मला सुन सकते हैं, और शरद चंद्र जी का देवदास सुन सकते हैं। ये श्रीकांत, श्रीकांत एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग नावल है। वैसे ही गोरा भी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का गोरा, वो भी बहुत अच्छा है। वैसे मंजली दीदी, बड़ी दीदी, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी क्लासिक नॉवेल्स हैं मेरे चैनल पर, जो आप सुन सकते हैं, और जो कि शायद अब बुक भी मिलना बहुत मुश्किल है उन सबों का। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, आप जाइए, सुनिए और देखिए। और अदरवाइज़ तो मुझे लगता है मेरे सारे पॉइंट्स मैंने रख दिए। मेरा सबसे बड़ा पर्पस यही था कि आप लोगों को मैं थैंक यू बोलूं, कि आप लोगों के वजह से, आप लोगों के सपोर्ट से, कांस्टेंट सपोर्ट से मैं इतने आगे आ पाई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, जितना है हमारे पास बहुत खुश है। एटलीस्ट मुझे ये खुशी है कि मेरे पास जितने भी लोग हैं, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, वो दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि बस यूं ही जुड़े हैं और देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। सारे लोग सुनते हैं, सारे लोग देखते हैं, मुझे पता है। मुस्कान जी, मैंने ये सारा आपकी आवाज़ में सुना है, और कोई बता दीजिए, और कोई। आप मेरे, मुस्कान जी, मेरे चैनल पर आप जाएंगे ना तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जा कर के देखिए, वहाँ काफ़ी सारे मैंने सेग्रीगेट कर कर के रखे हैं, राइटर वाइज भी सेग्रीगेट करके रखे हैं। मुझे पता है मेरे जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं वो मेरी सारी कहानियाँ सुनते हैं। अगर मैं कई बार होता है ना, टाइटल अलग अलग टाइटल से सेम कहानियाँ हो जाती है, और मुझे कई बार कितनी इतनी सारी कहानियाँ पढ़ चुकी हूँ कि कई बार याद नहीं रहता, और एक कहानी 2 बार पढ़ देती हूँ, तो मुझे याद दिलाते हैं कि ये आपने पहले पढ़ी हुई है ये कहानी। तो इतने सिंसियरली मेरे सारे श्रोता मेरी सारी कहानियाँ सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को याद है, इतना याद रखते हैं कि आपने ये पहले भी पढ़ी है। हाय सुमैया, कैसे हो आप? हे व्हेन कैन यू वॉच देवदास, आई रिमेम्बर। थैंक यू सो मच। देवदास ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुकी है सुमैया जी। आप शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के प्लेलिस्ट में देखिएगा देवदास, वहाँ आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये जो मूवी आई थी उस सब ने देखी थी, तो वो मूवी देखने के बाद ये कहानी पढ़ने का मज़ा ही अलग था। ऐसे कई सारी मूवीज़ हैं जो कि आ चुकी हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियों पर तो बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, प्रेमचंद जी की कहानियों पर भी बनी है। प्रेमचंद जी की गोदान भी बहुत अच्छी है, कहानी है। मुस्कान अंसारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अ, हाँ, तो अब मुझे लगता है कि टाइम हो गया, 8 बज गया, 1 घंटा हो गया। तो अब कुछ ऐसा टॉपिक तो नहीं है, कोई और सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अब हमें वाइंड अप करना चाहिए। तो बस जाते जाते कुछ एक आध ब्यूटीफुल स्टोरी, अर्थ इन पॉट।
थैंक यू सो मच। ऐसे तो बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ मेरे माइंड में रहती हैं, जैसे कि एक और कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसका कि सार मैं बता देती हूँ कि कई बार ना एक ही मटेरियल से कैसी-कैसी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि आप जैसे आप हैं, आपको किस रंग में, किस रूप में ढलना है, ये आपका अपना डिसीज़न होगा या आपकी अपनी चॉइस होगी। एक सर्टेन एज के बाद आपको सब समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। अम, धर्मेंद्र प्रसाद, हाय धर्मेंद्र प्रसाद जी, नाइस, थैंक यू सो मच। तो वैसे जैसे मिट्टी है, मिट्टी के कितने सारे उपयोग हैं। मिट्टी से ही चिलम भी बनती है, मिट्टी से ही सुराही भी बनती है। तो चिलम जो होती है वो आग लगाने का काम करती है और जो सुराही होती है वो ठंडक प्रदान करने का काम करती है। इसी तरह से हम अपनी चीज़ों को, एक ही चीज़ को किस तरह से क्रिएटिवली ऐसा यूज़ करें जिससे कि वो हमें पता है आज के समय में मुझे लगता है मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें जाननी है, इतने सारे इन्फॉर्मेशंस चारों तरफ से हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि हम किसे देखें, किसे छोड़ें। और इस चक्कर में कई बार होता है ना, हम अपने आप पर फोकस करना भूल जाते हैं। हम दूसरों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हम न्यूज़ में जी रहे होते हैं, हम जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है उसमें जी रहे होते हैं, हम हमारी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते हैं। हमारे फैमिली में क्या चल रहा है, हम अपने घर के लोगों के साथ कम बैठ रहे होते हैं, हम अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा बैठ रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया पे ही मैं भी हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि चीज़ों का यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उपयोग करने से वो हमें स्ट्रेस ही दे रहा है कहीं ना कहीं। पता है हमें पहले रात में नींद आ जाती थी, अब रात में हम जब तक फ़ोन पर पूरे अपडेट को देखने ले जी भर करके देखने लेते हैं, कुछ रील्स स्क्रॉल अप नहीं कर लेते, तब तक हमें मतलब चैन नहीं मिलता, हम बेचैन रहते हैं। अगर फ़ोन डिस्चार्ज हो गया कहीं पर भी, हम इतने बेचैन हो जाते हैं, मेरा फ़ोन सेल डिस्चार्ज हो गया, सेल डिस्चार्ज हो गया। हम खुद जो डिस्चार्ज ड्रेन आउट हो रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें खुद को अब खुद के लिए चार्ज करने की ज़रूरत है। हमें खुद को कहते हैं ना मोटिवेट कर, सेल्फ मोटिवेशन। अब हर चीज़ के लिए जैसे हम पहले रूटीन बनाते थे, वैसे ही इस चीज़ के लिए भी रूटीन बनाइए। कहते हैं कि जो जो प्रायोरिटी है वो आपको खुद ही सेट करनी है खुद के लिए। अगर आप फ्लो में जाएंगे कि ठीक है सभी लोग सोशल मीडिया पे, मैं भी उस पर पड़ा रहता हूँ, तो ऐसे आप अपना ही पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करेंगे। और खुद इससे क्या ही मिल रहा है हमें। हम जो रील्स स्क्रॉल करते हैं, जो 1 मिनट के वीडियो, तो मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूँगी देखने के लिए, क्योंकि उससे हमारी मेमोरी वीक होती है। आपको पता है ये, इससे हमारी मेमोरी बहुत वीक होती है। 1 मिनट का वीडियो भी हम पूरा देखने की कैपेसिटी नहीं रखते, वो भी हम स्क्रॉल अप करते हैं। अगर कुछ देखना है तो आप अपने मनपसंद की टॉपिक निकालिए। हर टॉपिक, आपके माइंड में जो भी सवाल आता है, हर चीज़ का जवाब आजकल इंटरनेट पर है। तो जिस टॉपिक पर आपकी क्यूरियोसिटी है, जिसको आपको जानना है, जिसमें इंटरेस्ट है, आप वो टॉपिक डालिए। उसका वीडियो चाहे आधा घंटा लंबा हो, 15 मिनट लंबा हो, 20 मिनट लंबा हो, वो आप पूरा शुरू से अंत तक देखिए। लेकिन ये एक एक मिनट वाला स्क्रॉल अप स्क्रॉल, इसका कोई अंत नहीं है। आप पूरी रात पूरे दिन जाग के देखते रहोगे, इसका कोई अंत नहीं है। और रिजल्ट में क्या मिलता है आपको? कुछ भी नहीं, कुछ पल का एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, और उसके बाद सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। आपको लगता है कि इतना टाइम में अब मेरे पास अपना काम करने को टाइम ही नहीं बचा। तो इसी तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आज का समय ऐसा ही है। आजकल बच्चों को भी हम यही बताते रहते हैं कि किस तरह से अपने लिए टाइम निकालो, बट उन्हें लगता है कि वही सब चीज़ है। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एपिसोड बनाइए अंकित जी। जी हाँ, हिस्ट्री से रिलेटेड अभी काफ़ी सारे नॉवेल्स, अभी हाल में मेरा लास्ट जो नॉवेल था सोने का थाल, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड था। वो बुंदेलखंड की आज़ादी की कहानी थी, जिसमें छत्रसाल एंड शिवाजी जी का जिक्र आया। छत्रसाल ने किस तरह से पूरी योजना के साथ बुंदेलखंड के लिए लड़ाई की। तो वो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का। अगर आप प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर क्लिक करेंगे तो उसमें खूब सारे हिस्टोरिकल कहानियाँ मिल जाएंगी, जिसमें कि सोमनाथ है, वैशाली की जो चोखेर चोखेर बाली नहीं है, बट सोमनाथ, सोने का थाल, वैशाली की नगर वधू, ये सब हिस्टोरिकल ही है। और आम्रपाली भी है। तो ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल नॉवेल है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ मिलेगा। प्रेमचंद्र जी की मंत्र स्टोरी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। धर्मेंद्र जी,
ये कहानी मैंने बोल दिया है, आप सुनिएगा, मंत्र करके खोजिएगा, मिलेगा। मंत्र नाम से शायद 2 कहानियाँ हैं, मंत्र 1 और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंत्र की कहानी तो कुछ और थी, आपने कुछ और बोल दी। ऐसा नहीं है, प्रेमचंद जी की सेम कहानी कई बार एक ही नाम से अलग अलग कहानियाँ लिखते हैं। तो जैसे मंत्र जो कहानी है ना, वो मानसरोवर के 2 भाग में आई हुई कहानी है, दोनों 2 कहानियाँ हैं। तो वो दोनों ही मेरे चैनल पर होगी, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, मिलेगी। डॉक्टर साहब, नल दमयंती की कहानी, हाँ ला सकती हूँ, नल दमयंती की कहानी मैं बोलूँगी। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच टाइम। आप बार बार ऑनलाइन आते रहिए, आपके लाइव आने से हमारी थैंक यू सो मच। कोशिश तो करूँगी लाइव आने का। भवेश कुमार जी, थैंक यू। हाय भवेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू। सब कहानियों के लेखक ज़बान पर याद हैं। याददाश्त आपकी काफ़ी अच्छी है। इतनी कहानियाँ ही बोली हूँ तो धीरे धीरे कहते हैं ना, याददाश्त अच्छी हो ही जाती है। आजकल ऐसे भी लोगों की याद, मैं कहती हूँ कि आजकल याददाश्त कम ही अच्छी हो तो अच्छी है। बहुत ज़्यादा याद रखने से ना, ये इस सेंस में नहीं, अलग सेंस में कह रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखते हैं और फिर परेशान होते हैं। इससे अच्छा कभी कभी ना चीज़ों को भूलते रहना चाहिए। भूलने से ना हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम पीछे पीछे ही कहीं ना कहीं स्टकअप होकर के रह जाते हैं और आगे की चीज़ नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए इस सेंस में नहीं कह रही हूँ कि इसलिए याददाश्त, कभी कभी मुझे लगता है कि कम ही याददाश्त अच्छी है। चीज़ों को देखो, सुनो, समझो और वहाँ से निकल जाओ। जो चीज़ें बीत गई, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो चीज़ आप नहीं बदल सकते ना। कई बार कहते हैं ना, हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जिसमें कि आपको आगे बढ़ना भी मुश्किल है, पीछे जाना नामुमकिन है, और जिस प्रेजेंट में आप रह रहे हैं उसमें बहुत ही खतरा है। तो अगर ये तीनों सिचुएशन में आप फंस गए ना, तो वहाँ से आपका परिवर्तन शुरू होता है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आएगा ना, वो बिल्कुल कांस्टेंट आएगा। क्योंकि आप वो सिचुएशन, कहते हैं किसी चीज़ को देखना और किसी चीज़ को फील करके, किसी चीज़ से, किसी संघर्ष से निकल करके किसी रास्ते को चुनना ना, वो सब बहुत मुश्किल होता है। और तब जो एक परिवर्तन आता है वो बहुत कांस्टेंट परिवर्तन होता है। तो ऐसे मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखते हैं ना, वो आपके लिए बहुत मैटर करती है। प्रज्ञा जी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की क्या है, चिता की लपटें भी अच्छी हैं। अच्छा, चिता की लपटें अभी तक नहीं बोली हूँ, बोलना है मुझे, मेरे लिस्ट में है ये, बचपन में पढ़ी थी आप किताब में। जी ज़रूर पढ़ूँगी मैं। यस डॉक्टर साहब, अब मुझे लग रहा है कि 8-10 हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और अब लेट भी हो रहा है, सबको डिनर का टाइम हो रहा है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं इस लाइव को बंद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सबों के सपोर्ट और प्यार के लिए, इसी तरह से बनाए रखिए। और अच्छा, मुझे ये लगता है कि स्लो ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इतने सारे लोग साहित्य को पसंद करते हैं, ये भी मुझे जान करके बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल पसंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। साहित्य को कहते हैं ना कि पीछे की चीज़ें जो छूट गई हैं उसे याद करके क्या फ़ायदा। लेकिन ये साहित्य जो है ना, ये सिर्फ पीछे की चीज़ें नहीं है। जैसे आचार्य जी को आप सुनेंगे तो आपको पूरी अपने इतिहास के बारे में पता चलेगा। प्रेमचंद जी के बारे में आपको पूरे समाज के बारे में पता चलेगा। शरद चंद्र जी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से किस स्ट्रगल से लोग निकल करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। स्पेशली लेडीज़ की अगर बात करेंगे तो ऐसे ही हर किसी का एक अपना राइटिंग पैटर्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ कहते हैं। पहले कुछ लोग जंग के मैदान में जाकर के लड़ते थे और कुछ लोग कलम से लड़ते थे। तो ये लोग कलम के फाइटर्स थे, कलम के सिपाही थे। कलम के थ्रू ये लोग मैसेज पहुंचाते थे और वो आज तक हमारे बीच में है। इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो आगे भी बढ़ें, लेकिन अपने जो भी अपना रूट्स है उसको पकड़ करके चलें। और मुझे लगता है, थैंक्स अ लॉट श्वेता जी, थैंक यू प्रज्ञा जी, चंद्रशेखर जी, थैंक यू। गुड नाइट सबको। अब मुझे लगता है वाइंड अप करना चाहिए, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाता है सबको। फिर मिलूँगी मैं, कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी लाइव आऊँ और नॉवेल के बाद एक बार लाइव आऊँ तो हम सब उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय